गुड इवनिंग गाइस। तो हम पीटी 365 इकोनॉमी की मैगजीन कर रहे थे, तो इसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बायलैटरल नेटिंग। तो गाइस बायलैटरल नेटिंग क्या होता है, अभी हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा दूंगी, उसके बाद फिर हम अच्छे से टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। देखो पहली बात तो बजट 2020 ने भी प्रपोज किया है बायलैटरल नेटिंग को। देखो बायलैटरल नेटिंग क्या है, सपोज करो ये ए पार्टी है, एक ये बी पार्टी है, इन दोनों के बीच में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो रखे हैं, ठीक है। मानो 4-5 कॉन्ट्रैक्ट्स हो रखे हैं, जिसमें क्या है कि ए कॉन्ट्रैक्ट में यार ए ने कुछ बी का पैसा देना है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में बी ने ए को कुछ पैसा देना है, किसी में फिर ए को बी को देना है, फिर किसी में मतलब कि दोनों को ना किसी कॉन्ट्रैक्ट में ए को बी का कुछ पैसा देना है, कुछ में बी को ए का देना है, ठीक है। तो अभी क्या है ना, अभी फिनोमिना ना बहुत कॉम्प्लेक्स बन चुका होता है, ठीक है। तो अब इसे कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को एक मतलब कि सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं, ये इतने सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, इन्हें क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं और एक सिंपल एक सिंगल क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है। जिसमें ये फाइनली करते हैं कि हाँ अब तुझे मेरा इतना देना, तुझे मेरा इतना देना, कुछ काट कटाई करके कि हाँ यार चल ठीक है, मैं तेरा इतना कुछ घटा देता हूँ, तू मेरा इतना घटा दे, ठीक है। मतलब ये म्यूचुअली जो वो एग्रीमेंट करके एंड में फाइनली एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा बायलैटरल नेटिंग होती क्या है। सिर्फ दो पार्टीज़ में है, उनमें एक डील हो जाती है, वो फाइनली एक सिंगल एग्रीमेंट में आ जाते हैं, ठीक है, जिसपे दोनों क्या होते हैं, एग्री करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बजट 2020 ने अभी बायलैटरल नेटिंग को प्रपोज किया है। बायलैटरल नेटिंग होती क्या है, ये एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, दो काउंटर पार्टीज़ के बीच होता है, एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, टू ऑफसेट क्लेम्स अगेंस्ट ईच अदर। जो भी ईच अदर मतलब कि एक दूसरे के अगेंस्ट जो भी उन्होंने एक दूसरे का पैसा जो लेना देना है, उसे ऑफसेट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिड्यूस कर देना, ठीक है, उसे रिड्यूस कर देते हैं। टू डिटरमिन अ सिंगल नेट पेमेंट ऑब्लिगेशन, और बाद में एक सिंगल नेट पेमेंट एग्रीमेंट पे आता है। ऑब्लिगेशन का मतलब भी होता है कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट पे आता है, फाइनली एक सिंगल नेट पेमेंट और एग्रीमेंट पे आना कि हाँ अब फाइनली तेरे को इतना देना है मेरा, तुमने मेरा इतना देना, दैट इज ड्यू फ्रॉम वन काउंटर पार्टी टू अनदर, ठीक है, जो एक को दूसरे को देना है, ठीक है। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया, नहीं तो मैं एक बार दोबारा सारा पढ़ देती हूँ, ठीक है। अ बायलैटरल नेटिंग एग्रीमेंट इनेबल्स टू काउंटर पार्टीज इन अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट टू ऑफसेट क्लेम्स अगेंस्ट ईच अदर टू डिटरमिन अ सिंगल नेट पेमेंट ऑब्लिगेशन दैट इज ड्यू फ्रॉम वन काउंटर पार्टी टू द अदर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब जो उनके पेबर्स मतलब जो उसने उसको देना था या फिर जो उसने उससे लेना था, वो हो गया कि नेटेड ऑफ हो गया, ठीक है। मतलब कि अब वो क्या हो गया, या तो रिड्यूस हो गया या फिर अब वो ख़त्म हो गया, ठीक है। दैट इज़, आगे बढ़ते हैं। जो इंडियन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, वो बायलैटरल नेटिंग को अलाउ नहीं करता है, वो परमिशन नहीं कर देता। लेकिन इसने जो हमारे इंडिया के फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, उसने मल्टीलेटरल नेटिंग अलाउ कर रखी है। इसमें क्या करती हैं, जो पार्टीज हैं वो ऑफसेट कर सकती हैं अपने क्लेम्स अगेंस्ट ईच अदर थ्रू अ सेंट्रल काउंटर पार्टी। एक सेंट्रल काउंटर पार्टी होती है, उसमें अब इतनी पार्टीज हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये क्या होता है, एक सेंटर पार्टी है, ठीक है। उसमें क्या है, हर बंदे ने क्या करा कि वहाँ से जाके नेट इट ऑफ कर लेते, मतलब कि जो भी है सुलह ये सब कर लेते, ठीक है। तो अभी मतलब कि सिर्फ हमारा मल्टीलेटरल नेटिंग अभी अलाउ किया हुआ है किसने, हमारे इंडियन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट लॉज ने, ठीक है। अब बायलैटरल नेटिंग ना होने की वजह से जो इंडियन बैंक्स हैं हैव हैड टू असेट असाइड हायर कैपिटल अगेंस्ट देयर ट्रेड्स ऑन ओवर द काउंटर मार्केट। अभी क्या है, अब जो अगर इंडियन बैंक्स हैं उन्हें अगर ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड करना है, देखो ओवर द काउंटर मार्केट क्या होती है, वही जो आप इलेक्ट्रॉनिकली आप कहीं पर ट्रेड कर रहे हो, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड कर रहे हो, कैसे कमोडिटी में एक्सचेंज कर रहे हो या करेंसीज में कहीं भी ट्रेड कर रहे हो, तो उसी को बोलते हैं ओवर द काउंटर मार्केट, और जनरली इलेक्ट्रॉनिकल मोड में होता है। तो जब ये बैंक्स ओटीसी मार्केट्स में क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो इन्हें कुछ अपनी हायर कैपिटल क्या करनी अलग से रखनी पड़ती है, जिस वजह से इनकी जो पार्टिसिपेटिंग एबिलिटी है वो उन पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इस वजह से जो इनके सिस्टमेटिक रिस्क है अगर डिफ़ॉल्ट के थ्रू, वो भी बढ़ जाते हैं। बायलैटरल नेटिंग की वजह से क्या होगा, इनके जो हेजिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस होएगी, और जो इनको बैंक्स को या प्राइमरी डीलर्स को या अदर मार्केट मेकर्स को जो लिक्विडिटी नीड होएगी वो उनकी पूरी होएगी। और इससे क्या होएगा, जो ओवर द काउंटर मार्केट में अपने शेयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इससे क्या होएगा, जो कॉर्पोरेट डिफ़ॉल्ट स्वैप मार्केट है उसका भी डेवलप होएगा, मतलब कि अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है, या उसके अगेंस्ट जो रिस्क है वो क्या होंगे, कम होंगे। जो कुछ ग्लोबली जो रेगुलेट करती हैं बॉडी, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एंड बेसिक कमिटी ऑन द बैंकिंग सुपरविजन, ये बायलैटरल नेटिंग को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। अभी फिलहाल एट प्रेजेंट यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने इस नेटिंग एग्रीमेंट्स को क्या किया हुआ है, साइन किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टिंग फंड क्या है, गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है कि वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या करेगी, क्रिएट करेगी, जिसका टारगेट है 25,000 करोड़, ताकि जो कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं हम उन्हें क्या करेंगे, कंप्लीट कर सकते हैं। देखो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट फंड है, मतलब फंड होएगा, इसमें क्या करेंगे,
अब कुछ भी लोग होंगे जो इंडिया से हैं या फिर फॉरेन के लोग हैं, वो क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या था, मीन्स एनी फंड एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया में ही होगी इनकॉर्पोरेटेड, विच इज़ प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। प्राइवेटली पूल्ड मतलब कि प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वही इसमें क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। विच कलेक्ट फंड्स फ्रॉम द सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स वेदर इंडियन और फॉरेन, मतलब कि इन्वेस्टर से क्या करेगी, पैसे इकट्ठा करेगी, अब वो चाहे इंडियंस की हो चाहे फॉरेन को, फॉर इन्वेस्टिंग इट इन अकॉर्डेंस विद द डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स और इट्स इन्वेस्टर। अब जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो अंडर SEBI रेगुलेशंस के अंडर काम करते हैं। 3 तरह में कैटेगरी में डिवाइड है। कैटेगरी 1 में वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, SME फंड्स हैं, सोशल वेंचर फंड्स हैं। कैटेगरी 2 में रियल एस्टेट फंड्स हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, ये फंड्स फॉर डिस्ट्रेस्ड असेट्स हैं। कैटेगरी 3 में हेज फंड्स हैं और PIPE फंड्स हैं, ठीक है। जो नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है ना, इंडिया का, वो एक क्या आता है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। उसी एक कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, उन्होंने एग्री किया है कि वो $600 मिलियन क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे थ्रू NIIF मास्टर फंड। जो NIIF मास्टर फंड है वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा इक्विटी कैपिटल इन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स इन इंडिया विद अ फोकस ऑन ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो मेरी बात गाइस, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। देखो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है, जो इंडिया का NIIF है ना, दैट इज़ द नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, वो एक्चुअली में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। ये NIIF है, ये क्या करेगा, अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ये A आया, ये B आया, C आया, D आया। सपोज करो इन्होंने इन्वेस्ट किया, A के B इन्वेस्टर, इसने इन्वेस्ट किया, इसने भी इन्वेस्ट किया, इसने भी इन्वेस्ट किया, तो अभी NIIF क्या हो गया, इसमें अब आ गए पैसे। सपोज करो 100 करोड़ रुपये अब इसमें हो गए इकट्ठे, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अब क्या करेगी, यहाँ से हम पैसा निकल के क्या करेंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, NIIF को सेटअप करेगी, ठीक है। NIIF तो ऑलरेडी सेटअप है, ठीक है। इसमें क्या करेगी, पैसे को रेस करेगी, फिर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेगी, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आया। फिर भी हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। जो NIIF मास्टर फंड है वो क्या करेगा, इन्वेस्ट इक्विटी कैपिटल इन, ये मेनली कोर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं उनमें क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, जिसमें इसका फोकस मेनली ट्रांसपोर्टेशन होता है, एनर्जी होता है और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जो NIIF है उसको कंसीडर किया जाता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये अंडर SEBI के रेगुलेशंस के अंडर ये क्या करता है, रेगुलेट करते हैं। जो NIIF है वो ट्रस्ट है जो डेप्ट को रेज करता है टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। मैं आपको ऑलरेडी बोल दिया है, जो मेनली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसी NIIF में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यही खुद में ही अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। ये एक तरह का एक्ट लाइक करता है बैंकर्स का बैंक इन द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट का जो ओन किया हुआ है इसमें 49% ऑफ NIIF है, इसमें जो गवर्नमेंट का शेयर है वो 59% है, ठीक है। कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, देखो जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके अंडर जो भी केसेस चल रहे हैं, उसने जो भी डिसीजन दे दिए हैं, अब अगर कोई भी बंदा उससे एग्री नहीं करता या उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील करेगा। तो जो ये सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है ना, वो सारे के सारे जो मैटर्स ना, अपील के जो मैटर्स हैं वो SEBI के या फिर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो केसेस आते हैं अपील के, वो कौन सुनता है, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। अभी आपको इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जाननी चाहिए वो क्या है, एक तो पहली बात स्टैट्यूटरी बॉडी है जो किसके अंडर सेटअप हुई है, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 के ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इट हियर्स एंड डिस्पोजेज ऑफ अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स पासिस बाय SEBI, PFRDA एंड द IRDA, ठीक है। जो सिक्योरिटीज एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंडर, SEBI के अंडर। ये करती है SEBI और पेंशन फंड रेगुलेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंश्योरेंस रेगुलेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो डिसीजंस होते हैं उनके अगेंस्ट जो अपील्स होती हैं उनके मैटर्स को क्या करती है, सुनती है। डाटा लेक प्रोजेक्ट क्या है, देखो SEBI ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा, दैट इज़ द डाटा लेक प्रोजेक्ट। ये क्या करेगा, जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट होते हैं उनकी मॉनिटरिंग और एनालाइसिस को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा, ताकि हम जो मार्केट मैनिपुलेशंस होती हैं ना उन पे हम क्या कर सकें, रियल टाइम क्या रख सकें, अपना मॉनिटर रख सकें। डाटा लेक होएगा सेंट्रलाइज रिपोजिटरी होएगा जो अलाउ करेगा किसी को भी कि आप अपना स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। देखो 2 तरह के डाटा होते हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, जो आप इजीली सर्चेबल कर सकते हो, और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, जो आप इतनी इजीली सर्च नहीं कर सकते। स्ट्रक्चरेबल डाटा में क्या होगा, कोई फ़ोन नंबर्स हो गया, ठीक है, या फिर कोई डेट्स हो गई, ठीक है, मेल या कोई ईमेल आईडीज़ होगी। जबकि
अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में क्या हो गया, ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल जो आप इजीली सर्च नहीं कर सकते। तो ये कुछ है स्ट्रक्चर्ड डाटा और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, ठीक है। तो इन सबको जो डाटा लेक प्रोजेक्ट में है, आप अपना स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को क्या कर सकते, स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ये क्या करेगी, जो भी सोशल मीडिया पोस्ट जो होते हैं उनको रियल टाइम में मॉनिटर करेगी, एनालाइज करेगी, ताकि हम अपना जो सर्वेलेंस है उन्हें इंप्रूव कर सकें। इनसाइडर ट्रेडिंग है, मैंने आपको पहले भी बताई हुई, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, ये इलीगल है। अगर आप कोई कि जो नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन है उसको किसी से शेयर करते हैं ताकि आप मार्केट का फ़ायदा उठा सको, तो ये क्या है, ये बैन है। देखो हम पढ़ लेते हैं। It is the buying or selling of a security by someone who has access to material non-public information about the security। जिसको किसी शेयर के बारे में नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन हो और वो जानबूझ के इस शेयर को या खरीद या बेच रहा है। अगर उसे पता है कि हाँ यार इस शेयर के प्राइस अभी कल को घटने वाले हैं, ठीक है, उसे कहीं नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन इसे मिल जाती है, तो वो जानबूझ के क्या करेगा, आज ही अपने सारे शेयर बेच देगा ताकि कल को वो घाटा ना खा पाए। या फिर किसी को ये पता है कि हाँ यार कल को इसके शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले, तो वो आज ही अभी ले लेगा ताकि वो कल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, ठीक है, क्योंकि उसे कुछ सूत्रों से पता चला है, ठीक है। तो ये क्या है, बैन है, क्योंकि इससे जो जिस कंपनीज़ के शेयर हैं उसे क्या होता है, उसे घाटा होता है, ठीक है। तो इंडिया में जो SEBI की जो रेगुलेशंस हैं 1992 को, वो फ्रेम करते हैं अंडर SEBI एक्ट 1992, जो कर्ब करती है, प्रिवेंट करती है ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी। इवन की जो कंपनी एक्ट 2013 का है उसने भी प्रोहिबिट किया हुआ है इनसाइडर ट्रेडिंग को। अब जरा देखते हैं, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स है वो किसके द्वारा निकाला जाता है, जापानीज़ की फर्म है निकेई, उसके द्वारा ही पब्लिश किया जाता है। ये करती है बिजनेस एक्टिविटी को इंडिकेट करती है किस किस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दो सेक्टर्स में ये बिजनेस एक्टिविटी को बताती है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में। पर्पस क्या परचेसिंग मैनेजिंग इंडेक्स का, यही है कि वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि अभी क्या बिजनेस की कंडीशंस क्या चल रही हैं, कंपनी के क्या डिसीजन मेकर्स क्या है उसे। ये सर्वे बेस्ड मेजर्स हैं जो It is a survey-based measure that asks the respondents about the changes in the perception of some key business variables from the monthly। अगर तो परचेसिंग मैनेजिंग इंडेक्स जो 50 से ऊपर है, इसका मतलब जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो एक्सपेंड कर रही है, मतलब कि तेज़ी आ रही है काम में। अगर परचेसिंग मैनेजिंग इंडेक्स 50 से कम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो मार्केट में है मंदी चल रही है, कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। सो आपको पता चल गया, ये जापानीज़ फर्म निकेई के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ये दो सेक्टर्स में बिजनेस एक्टिविटी को क्या करती है, मेजर करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि बिज़नेस की क्या कंडीशन चल रही है, ठीक है, उसे एनालाइज करती है। और अगर 50 से ऊपर है तो इसका मतलब एक्सपेंशन है, अगर 50 से कम है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन है। भारत 2020 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। रिसेंटली अभी क्या है, फर्दर फंड ऑफर टू, जो भारत 22 एक्सचेंज फंडेड ने क्या कह रहा है, लॉन्च किया। देखो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट फंड का आप क्या करते हो, ट्रेड करते हो, किसमें, स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो यही होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो पढ़ लेते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज अ सिक्योरिटी दैट ट्रैक्स एन इंडेक्स, अ कमोडिटी और अ बास्केट ऑफ एसेट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट फंड। देखो आप अपना नॉर्मल याद रखो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, ठीक है। आप इतनी डेफिनेशन पढ़ोगे उतना कंफ्यूज होगे। जो भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है वो 22 स्टॉक्स में क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। एक तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के और प्राइवेट कंपनीज के, ठीक है, विच आर स्ट्रेटेजिक होल्डिंग ऑफ द स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया के पास हमारे पास दो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। जो पहली है वो CPSE एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है और दूसरी क्या है, भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ठीक है। जो CPSE एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है वो क्या करती है, इट कंप्राइजेज ओनली स्टेट रन कंपनीज एज इट कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है। जो भी प्रोसीड्स होते हैं एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड में वो गवर्नमेंट क्या करती है, यूज़ करती है ताकि जो उसका डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है 1.05 लाख करोड़ उसको पूरा कर सके, ठीक है। FDI पॉलिसी इन इंश्योरेंस सेक्टर, अभी जो DPIIT दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसने अलाउ कर दिया 100% FDI को इन इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स थ्रू द ऑटोमेटिक रूट। देखो ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट दो तरह के रूट्स होते हैं, ऑटोमेटिक रूट होते हैं, गवर्नमेंट रूट होता है। ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उससे पहले किसी भी गवर्नमेंट की, इंडिया के गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी, ना RBI की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट रूट के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हो इंडिया में तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है गवर्नमेंट रूट और ऑटोमेटिक रूट में, ठीक है। तो अभी DPIIT ने अलाउड कर दिया है कि आप 100% FDI अलाउड किया है कि इसमें इंश्योरेंस इंटरमीडिएट। देखो इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, आप कस्टमर हो और ये इंश्योरेंस कंपनी है, आप कोई इनसे इंश्योरेंस को कोई पॉलिसी लेना चाहते हो, ठीक है, आप लोगे, ठीक है। लेकिन अब क्या होएगा, आप अगर बीच में किसी इंटरमीडिएट को रखते हो, ठीक है, तो वो इंश्योरेंस इंटरमीडिएट ये क्या करेंगे, जो बेस्ट से बेस्ट प्लान्स हैं वो इनको इससे देंगे, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो ग्लोबली जो और अच्छे अच्छे प्लान्स हैं वो इंडिया में आ सकेंगे, तो यही बेनिफिट होगा। हम पढ़ लेते हैं इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, इनको ब्रोकर्स बोलते हैं, एजेंट्स बोलते हैं। वो क्या, जो क्या इंश्योरेंस कंपनीज और कस्टमर्स के बीच में क्या करते हैं, इंटरमीडिएट का काम करते हैं।
इन्हें इसमें कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं, इंश्योरेंस ब्रोकर्स हो गए या री इंश्योरेंस ब्रोकर, इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स हो गए, कॉर्पोरेट एजेंट्स हो गए या थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वेयर्स या ग्लोस एसेट्स होते हैं। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, ये स्टेप से क्या होएगा, हम जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस जो अलग अलग कंट्रीज में जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस होंगी उसको क्या करेंगे, इंडिया में लेके आ सकते हैं, विच विल इंक्लूड न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड सेलिंग स्ट्रेटेजी। एफडीआई जो पहले अलाउड कर रखी थी गवर्नमेंट ने 49% इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स को अलाउड किया हुआ था, लेकिन जो अब कितनी कर दी 100%। तो ये जो एफडीआई पॉलिसी अर्लियर अलाउड कितनी हुई थी 49% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इंश्योरेंस सेक्टर विच इंक्लूड्स इंश्योरेंस इंटरमीडिएट। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया न्यूज़ में क्यों था, जो पहले 49% अलाउड था अब उसको 100% अलाउड कर दिया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अगेन एन इंपॉर्टेंट बॉडी, आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंडर एस्टेब्लिश हुआ है, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंडर। इसका काम यही है, ठीक है, ड्यूटी क्या है इसके एक्ट की, जो ड्यूटी क्या है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, ताकि ऐसी प्रैक्टिसेस को वो एलिमिनेट कर पाए जिसकी वजह से कंपटीशन में एडवर्स इफेक्ट ना आए, ठीक है, या फिर कंपटीशन को प्रमोट कर सके, सस्टेन रखे, ठीक है, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रखे और जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है ना उसको बनाए रखे। ठीक है, ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आपको पता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड है 19 आर्टिकल 1 क्लोज 1 सब क्लोज जी। ठीक है, तो ये हमारा जो फ्रीडम है ना इसको बनाए रखे। ठीक है, देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में चेयरपर्सन होते हैं और साथ में 6 मेंबर्स होते हैं, जिनको कौन अपॉइंट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको समझ में आए। स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंडर एस्टेब्लिश हुई है, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंडर, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट। ड्यूटी मैंने आपको बताई दिया, कोई भी कॉम्पिटिशन से रिलेटेड कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसकी आपको पता चल कि इसकी क्या कंपोजिशन है, चेयरपर्सन है, 6 मेंबर्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, अभी ये न्यूज़ में क्या था, अभी क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया किसको, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 एक्ट, ताकि क्या कर सके जो पुअर डिपॉजिटर्स या इन्वेस्टर्स हैं उन्हें हम सिक्योर कर सके, उनकी जो मनी वो जो डिपॉजिट करते हैं उन्हें सिक्योर कर सके फ्रॉम पोंजी स्कीम। देखो पोंजी स्कीम कहती है वही जैसे फिर हेरा फेरी में वो है ना 21 दिन में पैसा डबल, वही पोंजी स्कीम होते हैं। पोंजी स्कीम क्या होती है कि देखो फ्रॉडलेंट स्कीम्स होती हैं, ये करती हैं आपको हाई रेट ऑफ रिटर्न प्रॉमिस करती है और ये बोलते हैं कि कोई आपकी रिस्क नहीं है। इससे क्या होता है उसको इट जनरेट्स रिटर्न फ्रॉम अर्ली इन्वेस्टर बाय एक्वायरिंग नेट। अब यार कोई भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखे कहेगा अट्रैक्ट होएगा, तो ज़्यादा क्या होते हैं लोग आते हैं इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, न्यू इन्वेस्टर्स को जो आते हैं वो उनको इवन हाइयर रेट ऑफ रिटर्न देती भी है। फिर जब एंड में जो कस्टमर्स आएंगे, अब जब उनको ओवरफ्लो हो जाएगी, अब वो अपने आप पे से बाहर हो जाएगी तो वो पैसे नहीं दे पाएगी, तो वो कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, तो ये होती है पोंजी स्कीम। तो हमें एक बार पढ़ लेते हैं इसको। पोंजी स्कीम इज अ फ्रॉडलेंट investing scam promising high rate of return with little risk to investor. It generates return for early investor by acquiring new investor. ये किस पे रिलाई होते हैं, कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट टू कंटिन्यू टू प्रोवाइड रिटर्न टू द ओल्डर इन्वेस्टमेंट। जिसने सबसे पहले इन्वेस्ट किया था उसे तो वो रिटर्न देती रहती है, क्योंकि और जो न्यू इन्वेस्टमेंट आती रहती है उससे क्या करती है वो रिटर्न देती रहती है। और जब ये फ्लो रन आउट हो जाता है तो ये स्कीम क्या हो जाती है, सारी कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था। अब रीज़न क्या है पोंजी स्कीम इतनी पॉपुलर क्यों है, क्योंकि एक तो हाई रेट ऑफ रिटर्न देती हैं। अ मेजर रीजन फॉर द पॉपुलरिटी दे ऑफर अ हाई रेट ऑफ रिटर्न दैट कन्वेंशनली फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग सच एज पोस्ट ऑफिस स्कीम एंड द फिक्स डिपॉजिट। क्योंकि पोस्ट ऑफिस स्कीम या फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स में उनको इतना क्या नहीं मिल पाता, एक सेकेंड, स्कीम्स या फिक्स डिपॉजिट्स में इतना रिटर्न नहीं मिल पाता, तो इस वजह से लोग क्या पोंजी स्कीम्स में ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत इजी होता है कि इवन के जो वो जो बैंक्स वाले होते हैं वो खुद आपके घर आके बोलते हैं कि यार आप इन्वेस्ट कर लो। ठीक है, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू इन्वेस्ट इन दिस स्कीम्स विद एजेंट्स प्रोवाइडिंग। इसमें कुछ एजेंट्स होते हैं जो आपको डोर टू डोर सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं। समटाइम्स जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं एसोसिएटेड विद दिस स्कीम प्रोवाइड देम लेजिटिमेसी। ठीक है, तो यही है, जरा हम देख लेते हैं न्यूज़ में क्या होता है कि जो पोंजी स्कीम है ओवर द ईयर्स हैव बीन, मैंने ऐसे ही इंदा करने में था कि कंट्री में कहीं ना कहीं बढ़ी जा रही है। जैसे कुछ हम स्कैम्स देख लेते हैं जो पिछले कुछ सालों में, जैसे रोज़ वैली, शारदा, IM में ज्वेल स्कीम्स इन बेंगलुरु आर अमंग द मेजर स्कैम्स इन द इनकम। अभी हमने देखा ये स्कैम्स भी इतने हुए कि क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमारे लॉज में कमी होगी, कुछ ना कुछ जो गैप्स कमी होगी ना, तो उन्हीं को हमने क्या करा है अभी फिल किया है। द एक्ट कवर्स एग्जिस्टिंग गैप्स इन द लेजिस्लेशन दैट हैड बीन एक्सप्लॉइटेड बाय वेरियस पार्टीज टू
सिफिन लार्ज अमाउंट ऑफ मनी अवे फ्रॉम द स्मॉल इन्वेस्टर, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, 3 लॉज में अमेंड किया, आरबीआई एक्ट 1934 में, एसईबी एक्ट 1992 में, और जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, इन सब में हमने क्या अमेंड किया। सो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा पोंजी स्कीम्स के बारे में। और क्या चिट फंड क्या होता है, अभी यूनियन कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया है कि अब वो चिट फंड अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेगी। अब चिट फंड अमेंडमेंट बिल 2019 में थोड़ा प्रोविजन देख लेते हैं। ये जो बिल होगा वो अमेंड करेगी जो चिट फंड अमेंड 1982 का था। द 1982 एक्ट रेगुलेट चिट फंड एंड प्रोहिबिट अ फंड फ्रॉम बीइंग क्रिएटेड विदाउट द प्रायर सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। बिल इंक्रीज करेगी लिमिट जो चिट फंड की, अगर 4 इंडिविजुअल्स चिट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 3 लाख तक की उसकी लिमिट बढ़ा रहे हैं, और अगर मोर देन 4 पार्टनर है तो 18 लाख तक की हमने क्या करी है, लिमिट बढ़ाई है, ठीक है। मैक्सिमम जो कमीशन होती है जो फोरमैन की, देखो मैं पहले आपको बता दूँ चिट फंड्स होता है, क्योंकि तभी आपको ये समझ में आएगा। देखो चिट फंड के पहले में पढ़ लेते हैं। चिट फंड के अंदर देखो, जैसे आप किट्टी पार्टीज़ का अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा बता दूँ, मतलब ये मत सोचना मैंने कभी अटेंड करी, भाई मैंने नहीं अटेंड करी, ठीक है, सिर्फ सुना है। किट्टी पार्टी में देखो क्या होता है, ठीक है, 10 अगर सपोज 10 लेडीज़ हैं, हर महीने क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करती हैं, फिर क्या करते हैं, हर महीने किसी ना किसी लकी ड्रॉ को निकालते हैं, उन्हें प्राइस देते रहते हैं। तो देखो चिट फंड एक तरह की सेविंग स्कीम है जिस तरह किट्टी पार्टीज़ में वुमेन करती हैं। तो अंडर अ चिट फंड पीपल एग्री टू पे अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम टाइम टू टाइम इनटू अ फंड, ठीक है। टाइम टू टाइम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ मनी वो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। पीरियडिकली वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स इज चूजन बाय ड्राइंग अ चिट टू रिसीव द प्राइज अमाउंट फ्रॉम द फंड, ठीक है। और पीरियडिकली में हर महीने फिर एक किसी बंदे को चुन लेते हैं कि हाँ अब आपको ये प्राइस जीत लिया, तो अब उनको रिसीव कर देते हैं। अब इन्हें चिट फंड को रेगुलेट करते हैं, कौन करता है, पहली बात आपको पता होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन लिस्ट में आती है चिट फंड, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट दोनों इसको रेगुलेट करते हैं। आरबीआई और एससीबीआई कोई भी रेगुलेट नहीं करती चिट फंड बिजनेस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि आरबीआई या एसईबीआई चिट फंड को रेगुलेट नहीं कर सकती। अंडर चिट फंड एक्ट 1982 ऑल चिट फंड कंपनीज नीड टू बी रजिस्टर्ड विद रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। जो भी चिट फंड कंपनी खुलती है उससे अपने आप को रजिस्टर किसके साथ कराना होता है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर कराना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया चिट फंड होता क्या है। अब आप थोड़ा सा दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चिट फंड में मैंने आपको पहले बता दिया कि जो लिमिट इंक्रीज़ कर दिया, अगर 4 लोग मिलके इन्वेस्ट कर रहे हैं सेविंग स्कीम में तो वो 3 लाख कर दिया, और 4 लोग से ज़्यादा है तो 18 लाख कर दिया, ठीक है। मैक्सिमम जो कमीशन होती है जो फोरमैन की वो कर दिया 5% 7%। फोरमैन क्या होता है, जो इस सब स्कीम को क्या संभालता है, मैनेज करता है, उसे फोरमैन बोलते हैं। उसकी कुछ कमीशन होगी जो पहले 5% की 7% कर दी। कुछ न्यू वर्ड्स इसमें इंट्रोड्यूस किया जैसे फ्रैटर्निटी फंड, रोटेटिंग सेविंग्स या क्रेडिट इंस्टीट्यूट, ये सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स इन इंडिया, ई कॉमर्स इन इंडिया रिसेंटली क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या करा है, मार्केट स्टडी रिलीज करे ई कॉमर्स इन इंडिया में। न्यूज़ को देखते हैं, अभी आपको पता है जो इंडिया का ई कॉमर्स सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, एनुअली 51% ग्रो कर रहा है, जो तो हाईएस्ट है वर्ल्ड में। रीज़न क्या इतनी ग्रोथ क्यों कर रहा है, अभी आपको पता है स्मार्टफोन सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है, कैश ऑन डिलीवरी की बहुत अच्छी इन्होंने जो फैसिलिटी दी हुई है, हैवी डिस्काउंट्स होते हैं, डिलीवरी बहुत फास्ट है, इवन की 1 डे डिलीवरी भी है, लार्ज प्रोडक्ट रेंज है, और सबसे अच्छी बात है इसमें रिटर्न पॉलिसी भी होती है। ये मैंने आपके साथ ऐड कर दिया। चैलेंजेस क्या है किसके साथ, कॉम्पिटिटिव पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स के साथ, कुछ लैक ऑफ प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी, अनफेयर प्लेटफॉर्म टू बिजनेस, ये सब आप देख लेना। देखो ई कॉमर्स क्या होता है वैसे आपको पता होगा पर फिर भी पढ़ लेते हैं। ई कॉमर्स क्या होता है, किसी भी आप गुड्स की खरीद बेच कर रहे हो एक डिजिटल प्रोडक्ट्स में, इंक्लूडिंग डिजिटल ओवर डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे आप क्या कर रहे हो, खरीद बेच कर रहे हो। 2 तरह की इन्वेंट्रीज होती है, मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखे हैं, इन्वेंट्री बेस्ड होती है, मार्केट बेस्ड मॉडल। देखो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल क्या होती है, जो ई कॉमर्स के बाद अपनी क्या होती है दुकान होती है, आप उसमें बस क्या करते हो ऑर्डर देते हो और वो आपको क्या कर देता है डिलीवर कर देता है। मार्केट प्लेस मॉडल में क्या होता है, आप ऑर्डर देते हो, एक कोई थर्ड पार्टी होती है वो उसको बोलता है कि अरे हाँ तुम एक काम करो उसके पास ही माल भिजवा दो, ठीक है। तो वो एक तरह का बीच में एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो यही है, देखो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में क्या होता है, ई कॉमर्स एक्टिविटी वेयर इन्वेंट्री ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओन्ड बाय ई कॉमर्स एंटिटी, मतलब जिसकी ई कॉमर्स एंटिटी है उसी के द्वारा ओन की जाती है और वो डायरेक्टली कस्टमर को क्या करता है सेल करता है, जैसे ग्रोफर हो गया। मार्केट बेस्ड मॉडल में क्या होता है, प्रोवाइडिंग ऑफ एन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बाय एन ई कॉमर्स एंटिटी ऑन अ डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर बिटवीन बायर, ये बायर और सेलर के बीच में एक तरह का क्या करता है इंटरमीडिएट का काम करता है, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है। आप जैसे जोमेटो देख लो, इतनी दूर क्यों जाना, जोमेटो देख लो, जोमेटो में आप क्या करते हो, आप किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हो, जोमेटो वाला क्या करता है बीच में वो इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। आपने बस जोमेटो पे फ़ोन ऑर्डर किया, उसने क्या रेस्टोरेंट में बता दिया और वो उसने रेस्टोरेंट से उठा के आपको वो दे दिया, ठीक है। तो इंटरमीडिएट की तरह क्या काम करते हैं ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट भी, ठीक है। तो यही होता है मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल, ठीक है। जरा आगे पढ़ते हैं। अब एफडीआई ने क्या प्रोविज़न किया, 100% एफडीआई किसमें अंडर ऑटोमेटिक रूट के अंदर अलाउड किया, किसमें मार्केट प्लेस मॉडल।
देखो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में नहीं अलाउ किया हुआ, हमने मार्केट प्लेस मॉडल में अलाउ किया हुआ 100% FDI, क्योंकि अगर हमने इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में अलाउ कर दिया तो कोई भी कंपनी आके अपनी इन्वेंट्री खोल लेगी, तो हमारी डोमेस्टिक मार्केट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मार्केट प्लेस मॉडल में क्या है, इनडायरेक्टली हमारी डोमेस्टिक मार्केट को ही क्या कर रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, FDI हमारी परमिट नहीं है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में ई कॉमर्स में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं ई कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए, कुछ ई कॉमर्स पॉलिसीज ड्राफ्ट की हुई हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ की हुई। ठीक है, ये आप पढ़ लेना जो भी है। गवर्नमेंट ने कुछ FDI रूल्स भी ई कॉमर्स के लिए ले डाउन किया, जैसे ई कॉमर्स फर्म्स को प्रोहिबिट है कि वो डायरेक्ट कंपनी से कुछ सेलिंग प्रोडक्ट को नहीं बेच सकती, और ना ही जिस कंपनी में उनके शेयर हैं उन कंपनी से भी नहीं बेच सकते। ठीक है, ई कॉमर्स फर्म्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट्स थ्रू कंपनीज एंड ऑफ कंपनीज इन विच दे होल्ड इक्विटी स्टेक। दे वर बार्ड फ्रॉम एंटरिंग इनटू एक्सक्लूसिव डील्स फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक्सक्लूसिव डील्स नहीं दे सकती, हाँ, या बहुत ज़्यादा हैवी डिस्काउंट ऐसे नहीं दे सकती। किसी भी एक वेंडर से 25% ज़्यादा इन्वेंट्री उसने ओन नहीं करनी चाहिए, पता चले एक ही ब्रांड के लोग आ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ई कॉमर्स FDI कम्स अंडर द, जो ई कॉमर्स के जो FDI नॉर्म्स है ना, वो किसके अंडर आता है, फेम एक्ट के अंडर आता है, सेक्शन 15 के अंदर। ये डिसअलाउ करता है डीप डिस्काउंट जो कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ई कॉमर्स कंपनीज़ क्या होती हैं, उनको ऑब्टेन और मेंटेन करनी हो, जो भी FDI पॉलिसी के जो रिपोर्ट है उनके साथ क्या करना है, कंप्लाई करना होता है। रिलेटेड न्यूज़ क्या है, अभी कुछ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या करा था, कुछ ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट और अमेजन को, क्योंकि उन्होंने काफ़ी डीप डिस्काउंट दिए थे। डीप डिस्काउंट का मतलब आपको पता ही है कि वो इतना ज़्यादा प्राइस में रिडक्शन दे देते हैं, स्पेशली कंपेयर टू द प्रोडक्ट रिटेल प्राइस। इससे वजह क्या होता है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड होते हैं, डोमेस्टिक मार्केट क्या होता है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होती है। टू टैकल द डीप डिस्काउंट्स, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट ओनली ऑर्गेनाइज सेल्फ रेगुलेशन बट ऑल्सो ऑफर्ड अप इट्स एंटी ट्रस्ट सर्विसेज फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑन अ केस बाय केस। ठीक है, ऐसे डीप डिस्काउंट से टैकल करने के लिए जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिर्फ एक सेल्फ रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं खोला, बल्कि उनको पास एंटी ट्रस्ट सर्विसेज फॉर इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट किया है। ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस सेक्टर एक्ट के अंदर वो डेवलप हुई है। ठीक है, हम इसकी कंपोजिशन भी देख सकते हैं, एक चेयरपर्सन होता है, 6 मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ड्यूटी हमने देख लिया, कोई भी ऐसा एडवर्स इम्पैक्ट ना हो, एलिमिनेट करती है, promote and sustain competition, protect the interests of customers and ensure freedom of trade in the market of India। So guys, I hope आपको समझ में आया। कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करना। अभी अगली वीडियो में हम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।